जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अगले वीडियो में। हम लोग सीरीज चला रहे हैं छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती, जो कि सितंबर में होने वाली है, 14 सितंबर को। और इसके अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है केवल आरक्षक भर्ती के लिए नहीं है। आप सीजी व्यापम हो गया, जिसमें जीएस का जो पोर्शन है, या कोई भी एग्ज़ाम ऐसा हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम होगा जिसमें जीएस अच्छी मात्रा में पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने जीएस की जो जर्नी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इस साल में या अभी हाल ही में जो प्रमुख नियुक्तियां हुई हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। 5 प्रमुख नियुक्तियां देखेंगे, 5 प्रमुख लोगों को जो पद प्राप्त हुए हैं, और ये सभी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी समय तक आगे बने रहेंगे, तो इनका नाम याद रखेंगे तो आप लोग के लिए आसानी होगी। एक प्रश्न यहाँ से निश्चित आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्रमुख नियुक्तियों हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे आप लोग देखेंगे। इसके लिए मैंने करंट अफेयर में बताया था। पहला जो हमारा है सेबी, ठीक है। बहुत लोग नहीं जानते होंगे सेबी के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। ठीक है, इंग्लिश में क्या करते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सेबी करती क्या है, जो भी शेयर मार्केट, ठीक है, जैसे कोई निवेशक होते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, बैंक है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है, ठीक है। सेबी क्या है, एक बोर्ड है जो भारत में जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, या फिर जो हम लोग कहें प्रतिभूति है, इसको रेगुलेट करती है। उसके ऊपर अपने कड़े जो कानून है वो लागू करती है, उसको देख रेख करती है पूरी तरह से। हम लोग बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि तुहिन कांत पांडे, ठीक है, तुहिन कांत पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नए अध्यक्ष होंगे। तो ये नाम आप लोग याद रखिए। एसबीआई के सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं, तुहिन कांत पांडे, ठीक है। और इससे पहले जो अध्यक्ष थी माधुरी पुरी बुच, इनका स्थान लिया है। माधुरी पुरी बुच है, ये प्रथम महिला हो जाएंगी जो सेबी की अध्यक्ष बनी थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो माधुरी पुरी बुच थी, ठीक है। और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं सेबी से, चलिए देखते हैं। ये है तुहिन कांत पांडे, ठीक है। यही अभी क्या है, सेबी के अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं। चलिए सेबी की स्थापना के बारे में हम लोग बात करते हैं और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ संवैधानिक शक्तियाँ इसको नहीं दी गई थी। तो 30 जनवरी 1992 में से वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हुई थी और इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया था, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना कब होती है, ऑप्शन में 1992 आता है तो मारेंगे, ठीक है। ये पहले आप टिक कर देंगे इसको। अगर मान लीजिए 1988 मिलता है, 92 ऑप्शन नहीं मिलता, तो इसको भी टिक कर सकते हैं। थोड़ा डिस्प्यूटेड है, अलग अलग आंसर लेता है। 1992 ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। क्या है, सेबी के क्या काम करते हैं, निवेशक मतलब जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी या शेयर मार्केट में, उनके हितों की रक्षा करना, ठीक है। प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना उसको। स्टॉक एक्सचेंज हो गया, म्यूचुअल फंड, सही है जो बोलते रहते हैं, पोर्टफोलियो हो गया, मैनेजर हो गया, एडवाइज़र वगैरह, सभी को रेगुलेट करती है। मार्केट की गतिविधियों की निगरानी करती है, उनका नियमन करती है, ठीक है। विनियमों का पालन सुनिश्चित करती है और किसी भी उल्लंघन के मामले में सुधारात्मक उपाय भी करती है और कुछ दंडात्मक कार्यवाही भी करती है, ठीक है। सेबी के प्रमुख काम थे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है आपसे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी लोग पता होगा, जानते होंगे, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत 1935 में की गई थी। ये तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी पूछेगा तो 1935 में ये बना था, 35 में, है ना। क्यों चर्चा में है कि अभी राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई के गवर्नर बदल गए हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। इसका स्थान ले रहे हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। किस क्रम के हैं ये, 26वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं, 26वें क्रम के हैं। 25वें क्रम के थे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को यहाँ से हटा करके प्रधानमंत्री के पर्सनल उसमें नियुक्त कर दिया गया है ना। आरबीआई से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो आरबीआई के पहले गवर्नर, ये बहुत बार पूछा गया कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ये अंग्रेज थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आज़ादी के पहले ही आरबीआई की स्थापना हो गई थी, कब, 1935 में, जैसे कि बताया। अब 1935 में जब स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, स्टार्टिंग में कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1937 में इसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई है, ठीक है। मुंबई को हम देश की आर्थिक राजधानी इन्हीं कुछ कारणों से कहते हैं।
और भी आरबीआई के बहुत सारे काम हैं, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में रहता है, ठीक है। यह देश के वित्तीय पहलू के सर्वोच्च शासी निकाय के रूप में काम करता है। यह मुद्रा संबंधी संशोधनों के प्रचलन पर नियंत्रण रखता है। यह बैंक नोटों के मुद्दे को नियंत्रित करता है, भंडारण करता है, ठीक है। जो भी नोट वगैरह जारी करता है सब आरबीआई काम है। अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं में भी ये सक्रिय रूप से शामिल रहता है, ठीक है आरबीआई। तो आरबीआई में क्या करना है, संजय मल्होत्रा इसके नए गवर्नर बने हैं। चलिए अगला इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे भारतीय निर्वाचन आयोग, है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो दो तो ऊपर चले गए। अब जो अगले तीन में बताऊंगा वो संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, संवैधानिक निकाय मतलब जिनके संविधान में अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है, ठीक है, संवैधानिक निकाय। ठीक है, ये क्या भारत निर्वाचन एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। तो श्री ज्ञानेश कुमार, ठीक है, नाम याद रखेंगे, श्री ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। ये यहाँ पे देख पाएंगे, माननीय आयोग है ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब ये 3 सदस्यीय निकाय है, यहाँ पे 3 मेंबर रहते हैं निर्वाचन आयोग में। तो जो तीनों की शक्तियाँ लगभग बराबर रहती हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका फैसला जो है वो जो फैसला होता है वो लोग बहुमत के आधार पर लेते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य हो गए। उस वक्त सुखबीर सिंह संधू हैं, ठीक है, ये भी हैं, और विवेक जोशी हैं, डॉक्टर विवेक जोशी, ये भी निर्वाचन आयुक्त हैं। तो ज्ञानेश कुमार का नाम महत्वपूर्ण है, वहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। ये जो है श्री राजीव कुमार हैं, इससे पहले ये थे निर्वाचन आयुक्त, ये 18 फरवरी तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। अब निर्वाचन आयुक्त से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं संविधान से देखा जाए तो। यहाँ पर देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं करता है, स्वतंत्र है, जो भारत संघ में राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। चुनाव करवाने के लिए इसकी जिम्मेदारी है। कहाँ कहाँ के चुनाव करवाता है ये, भारत सरकार में लोकसभा के चुनाव हो गए, राज्यसभा के चुनाव हो गए, राज्य में विधानसभाओं के चुनाव हो गए, देश में राष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना हो, ये सभी का संचालन कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। याद रखेंगे राज्य में जो नगर निगम ग्राम पंचायत हो गए उसका चुनाव ये नहीं करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग उसके लिए अलग से एक संस्था है। क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग जो होती है वो ग्राम पंचायत वगैरह का चुनाव करवाती है, ठीक है। अब इसका प्रावधान संविधान में कहाँ दिया गया है और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसको देख लेते हैं एक बार, है ना। भारतीय संविधान के भाग 15, भाग कितना है 15 में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव के माध्यम से अनुच्छेद 324 से 339 तक इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, 324 का नाम सुनते ही आपके दिमाग में निर्वाचन आयोग आ जाना चाहिए, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 हुई थी। इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 326 ये अलग अनुच्छेद है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग, के तहत भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक, मतलब जो 18+ हो गया है, एडल्ट हो गया, उसको वयस्क कहते हैं, चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है। आपका जो चुनाव का मत अधिकार है वो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 326 में, ठीक है। यह एक 3 सदस्यीय निकाय है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। और सभी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। इनका कार्यकाल कैसा होता है, कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है। जो 6 वर्ष जिनका कार्यकाल होता है उन लोगों को आप अलग से नोट करके रखेंगे, ठीक है, 6 से 6 साल वाले कौन होते हैं। और 65 वर्ष की आयु तक अधिकतम इनका रहता है, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए तो रिटायर हो जाएंगे, और 65 वर्ष के हो जाएंगे तो 6 साल से पहले ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को, जैसे मैंने बताया, अभी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कि 61वें संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है, चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है। 1989 के पहले तक क्या था, जो आदमी 21 वर्ष का होता था वही वोट कर पाता था, ठीक है, लेकिन उसमें सुधार किया गया और वोटिंग की जो आयु है वो अब 18 वर्ष कर दी गई है। कब से कर दी गई है, 1989 से, 61वें संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है कम कर दी गई है, 61वें संविधान। और जो संशोधन किया गया होगा तो किसमें किया गया होगा, अनुच्छेद 326 में, क्योंकि 326 में ही आपके मताधिकार संबंधी प्रावधान है। तो इस संशोधन के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए, तो चुनाव आयोग के बारे में भी आप समझ गए। मुख्य निर्वाचन आयोग का नाम याद रखना है, कौन से भाग में प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद है, और ये लास्ट वाला पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, ठीक है।
चलिए अगले देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये बहुत ही पावरफुल पोस्ट होती है, ठीक है। भले कुछ काम इनका दिखता नहीं है आपको, लेकिन अपना काम गुप्त रूप से करते रहते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, ठीक है। जैसे CAG के नाम आता है तो आपके दिमाग में अनुच्छेद 148 आ जाना चाहिए अपने आप ही, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर ये दिख रहा है के संजय मूर्ति, है ना, के संजय मूर्ति नाम यहाँ हल्का धुंधला सा दिख रहा है फोटो में, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। हाल ही में के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं, CAG। अब CAG का काम क्या होता है, क्या काम करेंगे CAG? ये स्थान किसका ले रहे हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान ले रहे हैं। इससे पहले कौन थे यहाँ पे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। तो भाग 5 के अंतर्गत CAG स्वतंत्र पद है एक ठो, ठीक है। भाग 5 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक, ठीक है। कहाँ से? 148 से लेकर के 151 तक अनुच्छेद दिए गए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। CAG क्या होता है? भारतीय लेखा परीक्षक और महालेखा विभाग का प्रमुख होता है। तो CAG क्या करता है? तो जितने भी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पैसा खर्चा कर रही, ठीक है, उस सभी पर निगरानी रखता है। जो बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, इतने रुपए की चेयर थी, इतनी महंगे में खरीदी गई उसको, जो भी सरकार जहाँ जहाँ पैसा खर्चा करती है वो सबको यह निगरानी करता है और बाद में अपनी रिपोर्ट चुपचाप से राष्ट्रपति को सौंप देता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को अपने सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में रखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, जो CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, ठीक है। खर्च करने से पहले ये गवर्नमेंट को नहीं रोक पाता है, लेकिन जब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर देती है तो उसका ये हिसाब किताब मांग सकता है, स्टेट गवर्नमेंट से, किसी भी राज्य की गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार दोनों से, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे CAG केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये भी 65 साल या 6 साल 6 ईयर और 65 जो भी पहला हो जाएगा वहाँ तक इनकी नियुक्ति होती है, ठीक है। और इनको ही पद से नहीं हटा सकते आप कि आपको भ्रष्टाचार उजागर कर देंगे, आप इनको पद से हटा दीजिए। तो इनको पद से हटाने के लिए जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जाएगा, वैसे इनको पद से हटाया जा सकता है और कोई तरीके से इनको पद से आप नहीं हटा सकते, ठीक है। तो और अनुच्छेद 148 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 148 और 151 के तहत काय की कर्तव्य शक्तियों और नियुक्ति छूट गया है। नियुक्ति 148 में नियुक्ति संबंधी प्रावधान है, ठीक है। तो नियुक्ति के प्रावधान यहाँ पे किया गया कैग के संजय मूर्ति। 5 आदमी के नाम एटलीस्ट आप लोग याद कर लीजिए। और लास्ट नाम मैं आपको बता देता हूँ, वित्त आयोग। ये भी एक संवैधानिक निकाय है। अगर प्रश्न ये भी पूछा जाए कि इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, तो मैंने कौन कौन संवैधानिक निकाय बताया आपको। ये वित्त आयोग हो गया, ठीक है। इससे पहले मैंने CAG बता दिया, कैग बता दिया, और इससे पहले क्या था? निर्वाचन आयोग। संवैधानिक निकाय किसे कहते हैं? जिसका प्रावधान संविधान में दिया गया होता है, ठीक है। तो वित्त आयोग की बात करते हैं तो नए इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया होंगे। अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। तो ये जो आयोग है वो 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 साल के लिए सिफारिश देगा। वित्त आयोग बनाया जाता है और ये 5-5 साल की सिफारिशें लागू होती है, ठीक है। जब सिफारिश देंगे तो 26 से इनका सिफारिशें आगे लागू होगी। एक 15वें वित्त आयोग की बात करूँ मैं तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग कमेंट करके बताइए थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में, है ना। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जो व्यक्ति यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मेरा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो 15वें फाइनेंस जो कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए, है ना, जल्दी से। तो देखो इनके बारे में क्या प्रावधान है, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लाइव में बता रहा हूँ, ये PDF में खुद बनाता हूँ, लिखता हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट भी करता हूँ, गूगल से सर्च करता हूँ। आप लोग के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब करने के बिल्कुल पैसे नहीं लगते हैं, बस ये है जो मेहनत है वो आप सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। 280 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 है, ठीक है। ये किस प्रकार की निकाय? संवैधानिक निकाय है। अनुच्छेद दिया गया मतलब संवैधानिक निकाय हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है। कौन गठन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इस आयोग का गठन किया जाता है। पहले वित्त आयोग गठन 22 नवंबर 1951 में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष क्षितिज चंद्र नेगी, मतलब KC नेगी या नियोगी भी कहते हैं, नियोगी भी कहीं मिला जाएगा आपको या नेगी भी मिलेगा आपको, ठीक है। KC नियोगी या KC नेगी थे, ठीक है। 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है।
ये सब आप लोगों ने देखा होगा। अब वित्त आयोग के कार्य क्या होते हैं, ये सिर्फ सिफारिशें देती है। देखो यहाँ पे प्रमुख कार्य भी लिखे गए हैं, ये थोड़ा डिटेल हो जाएगा मेंस के पर्पज से है। केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का बंटवारा है, ठीक है। राज्यों को अनुदान सहायता देने के लिए सिफारिश करना, वो केंद्र सरकार से सिफारिश करती है कि इस राज्य की स्थिति इतनी खराब है, इसको इतना अनुदान दिया जाए, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजे गए वित्त से जुड़े मामलों में सलाह देना, राष्ट्रपति का कुछ सलाह के लिए कुछ मैटर इनके पास भेजता है तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय असंतुलन को कम करना, ऐसा कोई राज्य है जहाँ से जिसके पास उधारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, केंद्र की तरफ से पैसा बहुत मिल गया, वो पटा नहीं पा रहा है, तो राजकोषीय कुछ असंतुलन होता है तो उसको भी कम करने का ये लोग प्रयास करते हैं। राज्यों को नागरिकों को दी जाने वाली मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए पर्याप्त संसाधन मुहैया कराना, ठीक है। मतलब अगर कुछ एक्स्ट्रा नागरिकों को फैसिलिटी देना चाहिए राज्य को, तो उसके लिए कुछ संसाधन कम पड़ रहे हैं तो ये सिफारिश करेगा केंद्र सरकार को, ठीक है। तो मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, 5 इम्पॉर्टेंट नियुक्तियां बताई हैं और उनके विभाग की स्थापना वगैरह कब हुई, सारी चीज़ें डिटेल से देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। बूंद बूंद से दोस्तों घड़ा भरता है, एक ही दिन में आप पूरे एग्जाम का पेपर जैसे 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, सोचते एक दिन में पढ़ ले तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आपको मेहनत करनी है, धीरे करके नोट्स बनाना है, उसको रिवीजन करते जाना है और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे तब सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। वन लाइनर शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, वन लाइनर शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। मैं जो आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेकर के आता हूँ उसमें चाहता हूँ कि आपको अधिक से अधिक डिटेल बता दूँ और अधिक से चीज़ें आपको नई या मेरे द्वारा जो मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं वो आपको मिलते रहें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।